everyone. So once again welcome you all on Law Vita. Here this is Aradhya Gupta. Today in this lecture we are going to discuss the UP Revenue Code 2006 and this is an introductory lecture जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस कोड की क्या स्कीम है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ये कैसे इन्फोर्स हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ सेक्शंस भी देखेंगे आज, ठीक है। तो जैसे इसका नाम है यूपी रेवेन्यू कोड, तो कोड होता है और एक होता है एक्ट। जैसे कई सारे एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो कोड और एक्ट में अंतर क्या होता है? देखिए, एक्ट इज समथिंग विच इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ अ बिल विच इज़ पास बाय लेजिस्लेटिव स्टेप, हम सबको पता है, ठीक है। कोड क्या है? कोड इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉज एंड दोज लॉज विच आर ऑलरेडी पास्ड। कोड क्या होता है? ये एक कलेक्शन ऑफ लॉज होता है, वो लॉज जो कि ऑलरेडी पास हो चुके होते हैं। तो उन सारे बहुत सारे जो ऑलरेडी पास लॉज हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के टुवर्ड्स इनकंसिस्टेंट होते हैं या फिर वो कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, एक लेजिस्लेटिव स्टेप लिया जाता है और उन सारे जो एक ही पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड लॉ होते हैं उनको कलेक्टिवली यूनिफाई करके, ठीक है, कंसोलिडेट करके कोड बना दिया जाता है थ्रू द कोडिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो एक तरीके से जो एक्ट है, एक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ कोड। समझ गए होंगे आप लोग एक्ट और कोड में क्या अंतर है। जैसे कि कोड के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे इंडियन पिनल कोड है। सो इंडियन पिनल कोड में क्या, इट इज़ अ कोड विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, है ना। सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दोज लॉज विच डील विद द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोड क्या है, वो सारे लॉज का कलेक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के संग डील करते हैं। उन सारे तरह के लॉज को यूनिफाई करके, कलेक्ट करके एक कोड फॉर्मुलेट किया जाता है, वो ही होता है कोड। ऐसा ही यूपी रेवेन्यू कोड में भी हुआ था। देयर वर मेनी लेजिस्लेशंस रिगार्डिंग लैंड टेन्योर्स एंड लैंड रेवेन्यूज इन उत्तर प्रदेश, राइट। तो वो कहीं ना कहीं इनकन्सिस्टेंट थे, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। एक तरीके से आपका एक स्पीडी जस्टिस नहीं मिल पा रहा था इन द रेवेन्यू केसेस, ठीक है। तो उस सब चीज़ों को हटाने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए ही यूपी रेवेन्यू कोड फॉर्मुलेट किया गया, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द लॉज विच डील्स विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यही अब हम लोग यहीं से इसके ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं कि इस कोड को क्यों लाया गया। देखिए, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू लैंड टेन्योर्स एंड रिलेटिंग टू द लैंड रेवेन्यू। तो उन सारे लॉज जो कि लैंड टेन्योर से मतलब होता है राइट, सर, राइट रिलेटेड टू लैंड, ठीक है। तो लैंड टेन्योर से, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी लॉज हुआ करते थे, जैसे कि यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, यूपी ZALRA, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हुआ करता था रिगार्डिंग द यूपी रेवेन्यू। और जैसे कि यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901। तो इस तरीके के जितने भी लॉज थे उनको अमेंड करना, ठीक है, उनको कंसोलिडेट, उन सबको कंसोलिडेट से मतलब होता है टू यूनिफाई। तो उन सब चीज़ों को यूनाइट करके एक ये कोड को फॉर्मुलेट किया गया था, ठीक है। एज आई हैव रेड समवेयर कि नियर अराउंड 35 लेजिस्लेशंस को रिमूव करके और उन सबको कंसोलिडेट करके ये एक कोड बनाया गया है रिगार्डिंग द रेवेन्यू मैटर्स, ठीक है। इसके अलावा इसका एक ऑब्जेक्टिव है टू सिंप्लीफाई द लीगल रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ रेवेन्यू मैटर्स। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी लीगल रूल्स हैं, जितने भी लीगल प्रोसीजर्स हैं, उनको सिंप्लीफाई करना ये एक ऑब्जेक्टिव है इस कोड का। एंड टू स्पीड अप द डिस्पोजल ऑफ रेवेन्यू केसेस बाय क्रिएटिंग द रेवेन्यू कोड्स, ठीक है। इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग रेवेन्यू कोड सेटअप की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेट में फर्दर डिविजन्स होता है, मंडल हो गया, मंडल में डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट में आपका तहसील हो गई। तो उन अलग अलग डिविजन्स के अंदर कोड सेटअप की जाती हैं ताकि जितने भी रेवेन्यू केसेस हैं उनको स्पीडी डिस्पोजल किया जा सके। तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस यूपी रेवेन्यू कोड 2006। चलिए, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं कि इस कोड की स्कीम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 16 चैप्टर हैं। देयर आर टोटल 16 चैप्टर्स इन यूपी रेवेन्यू कोड 2006, ठीक है। 16 चैप्टर हैं और उन 16 चैप्टर्स के अंदर देयर आर 234 सेक्शंस। 234, देखिए बहुत ज़्यादा इसमें याद रखने की चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। 234, ठीक है। देयर आर 234 सेक्शंस और देयर आर 4 शेड्यूल्स। तो ये है आपका स्कीम, 16 चैप्टर्स, 234 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स, ठीक है। अब ये एक्ट जो है, ये जो कोड जो है, ये एक्ट नंबर 8 है ऑफ 2012, ठीक है। 2012 का ये 8th
एक्ट है जो कि इन्फोर्स हुआ था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस लेजिस्लेशन का नाम तो है यूपी रेवेन्यू कोड 2006, तो ये एक्ट नंबर 8 ऑफ 2012 कैसे है? दोस्तों कारण ये है इसका कि जो कोड है इसको असेंट मिली थी फाइनल ऑन 29 नवंबर 2012। 29 नवंबर 2012 को इसको असेंट मिली थी। काफ़ी डिले हो गया था, इसको बन तो ये 2006 में गया था लेकिन इसको असेंट 2012 में मिली थी, इसीलिए दिस इज़ नोन एज एक्ट नंबर 8 ऑफ 2012। ठीक है, आगे देखते हैं। सम सेक्शंस इन फोर्स फ्रॉम 18 दिसंबर 2015 एंड रेस्ट फ्रॉम 11 फरवरी 2016। देखो इसके कुछ सेक्शंस जो हैं वो तो 18 दिसंबर 2015 से इन्फोर्स हुए हैं और बाकी जितने बचे सेक्शंस थे वो हुए हैं 11 फरवरी 2016। अब आप यहाँ देखिए 2006 में बन गया, 2012 में असेंट मिली और इसके जो प्रोविजंस थे, जितने इसके सेक्शंस थे, तो कुछ तो उनमें से 2015 में 18 दिसंबर 2015 को इन्फोर्स हुए और बाकी जो बचे हुए थे 2016 11 फरवरी में। तो कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा डिले होता गया है इसको फाइनल इन्फोर्समेंट अचीव करने में। ठीक है, देखिए इन सारी डेट्स को आपको याद रखना है। मैंने ये डेट्स आपको क्लियरली बता दी हैं। 3 डेट है यहाँ पे। 29 नवंबर 2012 में असेंट मिला है। ठीक है, सीरीज़ में चलिए। 18 दिसंबर 2015 में पहले कुछ सेक्शंस इन्फोर्स हुए और बाकी बचे हुए सेक्शन हुए 11 फरवरी 2016 में। ठीक है, तो ये हो गया इसका इन्फोर्समेंट। चलिए हम अब आते हैं, अब हम लोग सेक्शन 1 की तरफ कि ये जो कोड है इसका सेक्शन 1 क्या बात करता है। देखिए जितने भी एक्ट होते हैं, जितने भी कोड होते हैं, उनमें सेक्शन 1 हमेशा एक ही चीज़ कहता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। मतलब यानी कि शॉर्ट टाइटल से मतलब है कि इस लेजिस्लेशन का नाम क्या है। ठीक है, एक्सटेंट मतलब कहाँ तक इसकी एक्सटेंट है, कहाँ तक ये अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है दिस एक्ट इज़ नोन एज, या फिर दिस एक्ट इज़ कॉल्ड उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। ये तो अभी तक मैं इतनी बार बोल चुकी कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और एक्सटेंट की बात करें तो दिस कोड एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ उत्तर प्रदेश, होल ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो क्योंकि ये यूपी रेवेन्यू कोड है, नाम ही से पता चल रहा है, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश स्टेट में एप्लीकेबल रहता है, लागू रहता है। ठीक है, देखिए ये जो यूपी रेवेन्यू कोड है, ये यूपी जुडिशरी की बात करूँ, चाहे आपके यूपी के यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको हर एंगल से कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल बैरेक्ट तो मेन है, आप लोग भी अपना बैरेक्ट साथ में रखें, साथ साथ पढ़ेंगे ना बहुत ईजी हो जाएगा। जो भी चीज़ है, जैसे आई हैव मैं चाहती तो बुक से भी पढ़ा सकती थी, बैरेक्ट से भी पढ़ा सकती थी डायरेक्टली, पर यहाँ नोटबुक में लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू या मेरे नोट्स बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इसमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, आई एम राइटिंग ओनली दैट, कि इस सेक्शन में की वर्ड क्या है जिससे मुझे इस सेक्शन को याद करना है। कि सेक्शन 1 में आई हैड टू रिमेंबर कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, यूपी रेवेन्यू कोड 2006। एक्सटेंड कहाँ तक होता है, टू द होल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इन चीज़ों को अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो अपने बैरेक्ट में हाईलाइट करिए या फिर अंडरलाइन करिए। ठीक है, हमेशा अपने हाथ में पेन, नोटबुक, बैरेक्ट हमेशा रखें। राइट, चलिए ये हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 2 क्या बात करता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड, कि ये कोड कहाँ पर अप्लाई होता है। सो यहाँ कह रहे हैं कि एक्सेप्ट चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 ऑफ कोड, कि इस जैसे मैंने बताया कि इस कोड में टोटल 16 चैप्टर हैं, देयर आर 16 चैप्टर्स। तो ये बोल रहे हैं कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को छोड़ के जितने भी प्रोविजंस हैं, रेस्ट ऑल द प्रोविजंस अप्लाई टू द होल ऑफ उत्तर प्रदेश। क्लियर। अब चैप्टर 8 और 9 को छुड़वाया है तो वो कहाँ पे अप्लाई होते हैं। Here it is saying that chapter 8 and 9 are applicable only to such areas where the enactments as specified schedule 1 are applicable। यहाँ ये बोल रहे हैं कि चैप्टर 8 और 9 स्टेट ऑफ यूपी के सिर्फ उन्हीं एरियाज में एप्लीकेबल होते हैं जहाँ पर वो इनेक्टमेंट्स एप्लीकेबल है जो कि शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है। देखिए मैंने आपको बताया कि देयर आर टोटल 4 शेड्यूल्स। ठीक है, 4 शेड्यूल्स हैं और उसमें जो शेड्यूल 1 है उसमें सर्टेन लिस्ट ऑफ इनेक्टमेंट्स दी हुई है। ठीक है, देयर आर सर्टेन इनेक्टमेंट्स, आई जस्ट टेल यू। देखिए फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 2 लिस्ट हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी। तो लिस्ट ए की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सर्टेन इनेक्टमेंट्स की लिस्ट है, देयर आर अराउंड 32 इनेक्टमेंट्स। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंसेस रेवेन्यू रेगुलेशन 1803, बंगाल इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1823, इस तरीके से बाकी है। तो यहाँ ये बोल रहा है सेक्शन 2 कि जिस एरिया में ये वाले इनेक्टमेंट्स एप्लीकेबल हैं सिर्फ उन्हीं जगह पर चैप्टर 8 और चैप्टर 9 अप्लाई होगा। ठीक है, और रेस्ट बाकी जगह पर चैप्टर 8 और 9 का एप्लीकेशन नहीं रहेगा।
ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलिए, ये सेक्शन 1 बता दिया, सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 3 बात कर रहा है एक्सटेंट ऑफ द कोड टू द न्यू एरियाज। अगर कोई नया एरिया एड ऑन किया जाता है या सब्स्टिट्यूट किया जाता है इन द टेरिटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उसमें उसका एक्सटेंट किस तरीके से रहेगा इस कोड का। तो लेट्स रीड दैट। इट इज सेइंग आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कोड इफ़ न्यू एरियाज आर एडिड टू द टेरिटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ बोल रहे हैं कि जब कोड कमेंस हुआ उसके बाद अगर कोई नए एरियाज ऐड किए जाते हैं इन द टेरिटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, देन स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यूपी की स्टेट गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द होल कोड और एनी ऑफ इट्स प्रोविजंस टू द न्यू एरिया। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एक नोटिफिकेशन जारी करेगा एक ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, कि किस तरीके से जो कोड है वो उस नए एरिया में क्या पूरा का पूरा कोड एप्लीकेबल होगा या कोड के कुछ सर्टेन प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो ये जो भी एप्लीकेशन का क्राइटेरिया रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी बाय इट्स नोटिफिकेशन। क्लियर? एंड द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो मॉडिफाई, अमेंड और ऑल्टर सच एबव नोटिफिकेशन। और स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो उसने ऊपर कोई भी जो नोटिफिकेशन दिया है रिगार्डिंग दी एक्सटेंट ऑफ दिस कोड टू द न्यू एरिया, उस नोटिफिकेशन को चाहे तो कभी भी मॉडिफाई, अमेंड या ऑल्टर कर सकती है। ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया। सेक्शन 1, 2, 3 क्या बात करता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी, एक्सटेंट की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कोड की, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्कीम क्या है और इसकी इन्फोर्समेंट डेट्स क्या थी। ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 जो कि है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। देखिए, जनरली मोस्ट ऑफ द एक्ट्स में सेक्शन 2 होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, मोस्ट ऑफ द, आई एम नॉट सेइंग इन ऑल, मोस्ट ऑफ द एक्ट्स में, पर यहाँ पर सेक्शन 4 है आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज। और इंटरप्रिटेशन क्लॉज आपको पता है वो क्लॉज है, वो सेक्शन होता है एक एक्ट का या एक लेजिस्लेशन का जिसमें आपको काफ़ी सारे टर्म्स के मीनिंग प्रोवाइडेड होते हैं। ये वो टर्म्स होती हैं जो कि थ्रू आउट दैट एक्ट और कोड यूज़ की जाती हैं। तो उस एक्ट में या उस पर्टिकुलर कोड में उन शब्दों का क्या मतलब रहेगा वो आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज डिफाइन करता है। ठीक है, इसको हम डेफिनेशन क्लॉज भी कहते हैं। तो हमारे पास टोटल 29 डेफिनेशंस हैं। देखिए, सारी ही डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पूरा कोड कवर करेंगे और ये नॉर्मल यूज़ होने वाले शब्द, वर्ड्स नहीं हैं। ठीक है, और इनका इस कोड के लिए पर्टिकुलरली क्या मीनिंग है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स भी हैं, तो हम लोग सिंप्लीफाइड वे में इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग बस जुड़े रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल जल्दी से लेके आऊँगी और इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और भी बाकी सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। ठीक है, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी कि भाई ढूंढना पड़ेगा नीचे जाके स्क्रॉल करके। देयर आर सेपरेट लिस्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी मैंने अब तक कवर किए हैं लॉ वीटा के अंदर, आप लोग पढ़िए। ठीक है, पसंद आए कंटेंट तो कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, एंड इफ यू आर न्यू वन वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम गाइज, यू कैन सब्सक्राइब टू लॉ वीटा। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेन समथिंग इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट। इफ़ यू आर नॉट अ लॉ स्टूडेंट तो भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी अपने लॉज के बारे में। ठीक है, एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू से, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड आई विल मीट यू अप सून विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लीगल कंटेंट। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।